गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजित कुमार श्रीवास्तव आज आप लोगों के लिए एक केमिकल काइनेटिक्स का एक नया टॉपिक्स लेकर आए हैं जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। हम लोग इसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे जिसपे टोटल न्यूमेरिकल केमिकल काइनेटिक्स का डिपेंड्स है। आइए देखते हैं। पहले तो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को जानेंगे थोड़ा क्या है। तो कहता है कि केमिकल रिएक्शन हुज रेट does not depend on the concentration of reactants is called zero order reaction। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एक कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बनाता है, तो इसका जो रेट लॉ है R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एक टू द पावर जीरो होता है। यानी कि इसका जो रेट होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करेगा। ऐसे कई रिएक्शन होते हैं, रिएक्टेंट तो हमेशा समय के साथ घटेगा, लेकिन एक बात श्योर जान लीजिए कि रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब रेट कांस्टेंट रहे, भले कंसंट्रेशन घटे, अरे कोई भी रिएक्शन रहेगा कंसंट्रेशन तो घटेगा, लेकिन रेट जब एकदम बिल्कुल कांस्टेंट बना रहे तो उस रिएक्शन को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। जिसमें आप देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगा तो घटेगा, लेकिन रेट टाइम के साथ क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम कांस्टेंट रहेगा। टाइम के साथ रेट भी कांस्टेंट है, टाइम के और कंसंट्रेशन के साथ भी रेट कांस्टेंट है। आपका रेट इसमें न बढ़ेगा न घटेगा। हमें जानना है कि किस तरह से इनका इक्वेशन निकालते हैं। तो आइए देखते हैं इनका इक्वेशन हम लोग निकालते हैं कैसे है। तो लेट ए इज इक्वल टू, कोई रिएक्शन लेते हैं, ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये हमारा एक इक्वेशन हुआ। टी इज इक्वल टू जीरो समय पर इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, तो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, जीरो है। इसी समय में टी समय पर लेते हैं तो ये एक्स होता है, तो यहाँ पे ये ए माइनस एक्स हो जाता है। एक बात ध्यान देना है यहाँ पे हम लोगों को कि अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेस करते हैं तो हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो ऑर्डर ही लेकर चल रहा है। एट टाइम टी, टाइम टी में अगर हम लिखते हैं इसका डिफरेंशिएट रेट लिखेंगे तो क्या आएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर जीरो हटा देंगे। ये मैंने dx बाई डी टी यानी कि डिफरेंशिएट रेट लिखे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएट रेट लिखे। डिफरेंशिएट रेट dx बाई डी टी को कहते हैं। तब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको dx इज इक्वल टू के इंटू डी टी में क्या दिक्कत है, डी टी को यहां भेज दिए। अब यहां से हम लेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन लिखते हैं। इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू के और इंटीग्रेशन dt। ये हमारा जो है इंटीग्रेशन का चिन्ह है जो कि हाथी के सूंड जैसा होता है। इसमें लिमिट भी होता है, हमने लिमिट नहीं लिया है। जब हम लिमिट नहीं लिए हैं तो निश्चित तौर पे हमें इसमें डायरेक्ट वैल्यू लिखना होगा, यानी कि dx का x हो जाएगा और k कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, dt वेरिएबल है तो t हो जाएगा। और इसको इक्वेशन मान लिए फर्स्ट, इसलिए कि अगर हम लिमिट नहीं लिए हैं तो कोई कांस्टेंट लगाना होगा, और इसको हम लोग एक इक्वेशन मान लिए फर्स्ट। यानी कि क्या आया, ये x इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस सी, और इक्वेशन आ गया हमारा फर्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे टाइम जीरो लेंगे, यानी कि जीरो टाइम पर इसको बनाएंगे, देखते हैं क्या आता है। एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, समय को अब शून्य ले लेंगे। तो जब समय को शून्य ले लेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देखो समय जब शून्य लेंगे तो x हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो x जीरो आ जाएगा। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जाओ, यानी कि जीरो इज इक्वल टू के इंटू जीरो, टाइम भी जीरो है,
प्लस सी, सी इज इक्वल टू 0। अब सी के मान आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में सी का मान पुट करने में क्या आएगा बाबू, x इज इक्वल टू के इंटू टी, सी तो 0 हो गया इसलिए k इज इक्वल टू x बाई टी। इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही आपका 0 ऑर्डर का रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब आइए हम लोग ये देखते हैं कि इसका एक स्लोप भी हम बना सकते हैं। इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसका स्लोप थोड़ा देखते हैं। तो स्लोप के लिए हम लोगों को एक ग्राफ लेना पड़ेगा। ग्राफ में हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे ये टाइम। तो हम देख रहे हैं टाइम के साथ कंसंट्रेशन जो है घटता है, इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। और स्लोप जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है, सबको बताया गया पहले से। तो यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है बाबू, वो स्लोप है माइनस के, यानी कि यही के जो है वो स्लोप होता है, के इज इक्वल टू एक्स बाई टी, ये स्लोप आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन का एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। इसका हम लगे हाथ हाफ लाइफ पीरियड भी पढ़ लेते हैं। हाफ लाइफ पीरियड, आइए हाफ लाइफ पीरियड जानते हैं। एक समय है ना, जिसपे कोई भी इनिशियल अमाउंट घटकर आधा हो जाता है एट टाइम, या लिख सकते हैं द टाइम ऑन विच द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स रिड्यूस टू हाफ, नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। आप किसी काम को कर रहे हो, करते करते वो काम आधा हो जाता है, यानी आधा पूरा हो जाता है, तो वो समय जो जिस समय में आप आधा पूरा करते हो उस समय को क्या कहेंगे, हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे। इसको हम लोग टी हाफ से लिखते हैं बाबू। तो सोचो कि जब समय आप टी हाफ लेते हो, टी इज इक्वल टू टी हाफ, यानी आधा बनेगा, आधा काम होगा, आधा बचेगा भी। तो आधा अगर पूरा होता है तो आधा बचेगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू a बाई टू, यानी कि x आधा, ये बना हुआ प्रोडक्ट का पार्ट था तो वो आधा रहेगा। यानी जब समय को टी हाफ करेंगे, जब समय को टी हाफ करेंगे, ए टी समय पर ए था, यहाँ पे 0 था ए और प्रोडक्ट में, याद होगा आप लोगों को। टी समय में ए माइनस एक्स और ये क्या था, एक्स था। ये टी हाफ कर देंगे तो ए बाई टू, तो इधर भी ए बाई टू, तो एक्स ए बाई टू आ जाएगा। ठीक है, ये समझने वाली पॉइंट्स है, ये समझना होगा आपको अपने दिमाग से। तो x इज इक्वल टू ए बाई टू होगा। अब हम लोग इसको लेते हैं, है ना, फ्रॉम 0 ऑर्डर इक्वेशन। 0 ऑर्डर इक्वेशन से क्या आएगा, चूंकि k इज इक्वल टू एक्स बाई टी, तो बाबू k इज इक्वल टू एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, ए बाई टू हो जाएगा, और t के जगह पर क्या रखेंगे, टी हाफ। इसलिए टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ गया बाबू, ए बाई टू के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बाई टू के आ गया। अब आप चाहो तो ए बाई टू के को थोड़ा सा इस तरह बना सकते हो। मान लो कि यहां पे एक चीज और समझ लो कि इनिशियल जो अमाउंट है वो टी हाफ पर डिपेंड करता है, या यूं कहें तो टी हाफ इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में कि प्रूव दैट द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स या द हाफ लाइफ ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन। प्रूव दैट, एक क्वेश्चन आता है, हम लोग को यहां से लेकर यहां तक प्रूव करना होगा। तो इस बात को हम लिख सकते हैं, यहां पे इसको लिखते हैं यहां पे कि द टी हाफ ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ऑन द इनिशियल concentration of
टेंस डिपेंड करता है। एक चीज समझिए कि जीरो ऑर्डर में एक खासियत है, अगर ये 100% मान लो कोई रिएक्शन है 100% कंप्लीट होता है तो इसका जो हाफ लाइफ होगा यानी 50% जो कंप्लीशन होगा उसके लिए समय हमारा क्या है a/2 के। तो ये 50 और परसेंट पूरा करता है तब भी तो a/2 के ही लगेगा। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही खासियत एक बनी है कि प्रत्येक 50% में इसका जो समय लगेगा निश्चित समय होगा a/2 के। आइए और आगे देखते हैं। मान लो कि एक क्वेश्चन यहां पे हम लेते हैं कि 50% कंप्लीट होने में आपको 3 मिनट लगता है, 3 मिनट समय लगता है 50% कंप्लीट होने में। अगर 75% कंप्लीट होने में पूछा जाए कि आप बताइए कितना समय आपका लगेगा, कितना समय लगेगा 75% कंप्लीट होने में। इसके लिए एक डाटा उठाते हैं। 100 से 50% पूरा होने में ये समय लेता है 3 मिनट, ठीक है। और फिर अगले 100 जीरो कंप्लीट करने में इसको लगेगा 3 मिनट। क्लियर है। अब 75 का अर्थ क्या होता है इसको समझिएगा। 75 का अर्थ होता है कि इनिशियल आपका 100 हुआ तो a-x आपका हो जाएगा यहाँ पे a-x आपका हो जाएगा 25%। चूंकि ये 75 जो है ये x बराबर 75 होता है तो 25 लाने के लिए बीच वाला पार्ट होगा 25, यानी कि 50 से 25, 25 से 0 तो 3 का 2 भाग हो जाएगा, यानी कि 1.5 यहाँ पे 1.5 यहाँ पे, यानी 1.5 मिनट 1.5 मिनट। तो समझिए कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो कि 75% कंप्लीशन है तो टोटल कितना लगा 3 + 1.5 दैट मीन्स 4.5 मिनट समय लगा जो आप कंप्लीट कर लिए इसको। तो ऐसे कई क्वेश्चंस मिलेंगे आगे, बताया भी जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर पे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है, इस तरह का मैक्सिमम क्वेश्चन मिलता है फर्स्ट ऑर्डर पे। यूँ समझिए तो आपको मेनली फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना होता है। इस तरह से रेट इक्वेशन में जो आते हैं क्वेश्चंस, एनसीईआरटी देखोगे या कोई भी क्वेश्चन देखोगे, जेईई मेन वगैरह का क्वेश्चन देखोगे, जनरली आपको फर्स्ट ऑर्डर पे ही मिलता है। कभी कभी सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर पे होते हैं तो सब बता ही रहे हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए आप लोग, फिर मिलते हैं, बाय।